नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने की सीरीज में वर्ष 2022 के प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 3 है। पहले हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिसका पार्ट 3 है। अगर आपने इसके पूर्व के नहीं देखे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूँगा 2023 और उसके पूर्व 2024 के सभी पार्टों को देख लीजिए, उसके बाद 2022 को देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको आवाज़ तेज़ी से आए, जल्दी जल्दी आए मतलब, तो सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड को 1x से कम करके माइनस करके 0.9x कर लीजिए, ठीक है। और डाटा अगर आपका ज़्यादा खर्च ना हो तो मैं चाहता हूँ कि इसकी सेटिंग को 360 पिक्सल पे कर लीजिए। वीडियो की जो क्वालिटी है उसको 360 पे कर लीजिए, 360p पे कर लीजिए। 720 480 भी होगा, पर आप कोशिश करिए 360 से 480 पिक्सल पे इसको प्ले करें तो डाटा कम लगेगा, क्योंकि बाकी तो पेन के मूवमेंट है वो आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से। एक और आग्रह है कि कॉपी पेन लेके बैठे साथ में प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा होगा। आगे चलते बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक शब्द का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि ए बराबरी से बी क्यू तो ए और बी के बीच में क्या संबंध है? अच्छा, चलिए ध्यान दीजिए। ए की जो वैल्यू है वो बराबर है बी के साथ में लिखा हुआ क्यू। इसका मतलब क्या है कि बी और क्यू के अंदर दोनों में गुना है। बी और क्यू दो संख्या या जो भी रहा होगा, दोनों चरों का गुना हो रहा, तो उससे क्या बन रहा है? ए। मतलब ए के फैक्टर है बी इंटू क्यू, ए के गुणनखंड है बी और क्यू। मतलब ए को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है ऐसे, बी इंटू क्यू में। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं लोगों 6, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 इंटू 2, 6 का टुकड़ा ही है। पर यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है? ए और बी के बीच संबंध, ए का संबंध बी के साथ में। तो ऐसा है बेटा कि जैसे इसके गुणनखंड ये है, वैसे इसके गुणज ये है। 3 से पूछूं तो 3 का गुणज है 6, है ना। तो वैसे बी का जो है मल्टीपल होगा ए। मतलब बी में किसी का हमने मल्टीप्लाई किया, किसका किया? यहाँ पे क्यू का। तो क्या बन रहा है? ए, ठीक है। तो ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, या फिर हम हिंदी में लिख सकते हैं ए जो है, ए बी का गुणज है, ठीक है। पूरी तरीके से इन दोनों का गुना हो जा रहा तो ए बन जा रहा। तो बी में किस कुछ टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, किसका मल्टीप्लाई किया? क्यू का। तो क्या बन गया? ए। मतलब बी का मल्टीपल ए है, बी के पहाड़े में ए आता था। ए जो है बी का गुणज है। यहाँ पे गुना करने पर बी में किसी का गुना करने पर ए आ रहा है। जैसे 3 में 2 का गुना करने पर 6 आ रहा है, तो 3 का गुणज कौन हो गया? 6। वैसे बी में क्यू का गुना करने पे क्या आ रहा है? ए। तो बी का गुणज क्या हो गया? ए। उल्टा ही बोलते हैं कई बच्चे की, जो ए का फैक्टर है बी, तो ए का फैक्टर क्यू भी लिख सकते हैं आप चाहो तो। ए और बी के बीच में संबंध पूछा था यहाँ पे, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कह रहा है यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है, अरे वाह, ठीक है, और ए बराबर नहीं है शून्य के, तब द्विघात समीकरण का क्या रूप होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अक्सर वो खुद ही पूछता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। पूरा तो उसमें लिखना पड़ता है। द्विघात समीकरण इक्वल टू 0 वाली चीज आएंगी बहुपद के आगे। क्या होगा बेटा? द्विघात, दो घात क्या होंगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया दो घात वाला समीकरण, द्विघात समीकरण। अधिकतम घात कितनी है एक्स की? 2, ठीक है। उनके साथ में एक्स स्क्वायर की दो घात का जो साथी है ए जो है इसके गुणांक में ये, और एक्स का साथी एक्स का गुणांक बी, और जो अचर पद है सी, ये तीनों ही यहाँ पे ए बी सी जो है बेटा वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्याएं। और जहाँ पर ए बराबर नहीं हो सकता शून्य के, बी और सी हो जाए तो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि ए का मान शून्य के बराबर हो गया ना बेटा, यहाँ तो ए का मान शून्य होने से एक्स स्क्वायर में गुना होगा ना शून्य का, तो ये पूरा इतना पूरा पद शून्य हो जाएगा। अगर ये पद शून्य हो गया तो दो घात कहाँ बचेंगी? अधिकतम घात 2 रहेंगी, तभी तो उसे द्विघाती समीकरण कहा जाएगा ना, ठीक है। इसलिए ऐसा पूरा लिखते हैं। मानक रूप द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबरी से शून्य, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं हो सकता शून्य के। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज प्रमेय लिखिए। नहीं, क्या लिखा है? समकोण, ध्यान दीजिए,
समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो कि क्या है समकोण त्रिभुज, उसका नाम क्या बेटा? तो समकोण त्रिभुज जो प्रमेय है ना, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, एक मिनट बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण की जो सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं हम? कर्ण। और अन्य दो भुजाएं, जो ये दो भुजाएं, इनको हम आधार या लंब बोल सकते हैं। वो सब्जेक्टिव है, किसके आधार पर बोल रहे हैं आप? आधार, इसको बोलेंगे लंब। अगर इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं, कर्ण, आधार और लंब। तो इस आधार पर हमें जो समकोण त्रिभुज जो प्रमेय है उसका जो नाम है बेटा, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपको लगा होगा कुछ और होगा, नहीं, समकोण त्रिभुज प्रमेय मतलब पाइथागोरस प्रमेय ही होता है। पाइथागोरस प्रमेय को ही समकोण त्रिभुज प्रमेय बोलते हैं। इसका नाम पूछा तो नाम क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय नाम है उसका। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं उसका नाम। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कई बच्चे ऐसा भी लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसको कथन बोल देते हैं। पर आपको कथन ऐसे लिखना होगा कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा लंबा आधार नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए अन्य दो भुजा जो भी है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। और आप चाहो तो उसका स्टेटमेंट का लाइन भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या है? जो बिंदु है एक्स वाई, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी क्या है? मूल बिंदु क्या होता है बेटा? जिसका एक्स निर्देशांक भी शून्य और वाई निर्देशांक भी शून्य होता है, वो मूल बिंदु है ना। और यहाँ कौन सा बिंदु बोला है? एक्स वाई के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, तो कैसे निकालते हैं? इन दोनों के क्रमशः एक्स निर्देशांक को और वाई निर्देशांक को आपस में घटा देते हैं, वर्ग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। और डायरेक्ट सूत्र पता होना चाहिए आपको, क्या होता है मूल बिंदु से दूरी? जिन भी निर्देशांकों की दूरी निकालना है मूल बिंदु से, वो होगा बेटा उनके वर्गों का योग करना ऐसा, और करनी लगा देना, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है। कैसे निकला? दूरी सूत्र के अनुसार ही एक्स में से शून्य घटाया तो कितना बचा? एक्स, उसका वर्ग धन वाई में से शून्य घटाया तो कितना बचा? वाई का वर्ग। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, दूरी सूत्रों में हम लोग क्रमशः घटाते हैं गुणांकों को, सॉरी निर्देशांकों को। एक्स निर्देशांक से एक्स निर्देशांक घटा, एक्स में से घटा शून्य, उसका वर्ग धन वाई में से घटा शून्य, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स में से शून्य गया, एक्स बचा, वाई में से शून्य गया, वाई बचा, उनका स्क्वायर। इस तरह दूरी सूत्र से मूल बिंदु से दूरी निकलती है। चलिए, आपको एग्जाम में अगर मान लो ऐसा आया तो इसको हल करिए। -3 5, ये -3 4 लिखा हुआ, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालो। कैसे निकालोगे बेटा मूल बिंदु से दूरी? पहले निर्देशांक का वर्ग धन दूसरे निर्देशांक का वर्ग, डायरेक्ट निर्देशांकों का वर्ग कर देना। कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मतलब दूसरा बिंदु मूल बिंदु है, मतलब शून्य शून्य, उसको जब इनमें से घटाएंगे तो उतना ही बचेगा जितना ही है। ठीक है, इसको हल करिए, आगे क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, नहीं, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बेटा आंकड़ों में जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है, बारंबारता मतलब रिपीटेशंस, फ्रिक्वेंसी, कोई चीज़ कितने बार बार आ रही है उसको बोलते हैं बारंबारता। तो जो जितनी ज़्यादा बार आएगा उस आंकड़े को बोलते हैं बहुलक। वैसे ही सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होगा उसको बोलेंगे बहुलक, बहुलक वर्ग। जो वर्ग अंतराल दिए होते हैं उसके सामने उसकी बारंबारता लिखी होती, और जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होंगी उसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। वर्गीकृत आंकड़ों में हमें आंकड़े न होके वर्ग अंतराल दिए जाते हैं, वहाँ पे उनकी बारंबारता उनके सामने लिखी होती है, तो जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है वो कहलाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, और डिटेल में समझा देंगे, आप कमेंट करिएगा। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो भी बात समझ में नहीं आ रही, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, या मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए
मैं 2 व्हाट्सएप नंबर पर, ये आप लिख लीजिए 9302064566। इस नंबर पे आप एनी टाइम मुझे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट, उसकी फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए कागज़ पे, है ना? मैं आपको जितना ज़्यादा जल्दी हो सके संभव मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा, वॉइस नोट्स भेज दूँगा, जिससे आपको समझ में आए। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, जब तक मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होंगी? असंभव घटना मतलब जो घटित ही नहीं हो सकती। जो घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है बेटा? असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है बेटा 1। अगर कोई घटना निश्चित है मतलब होके ही रहेंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी प्रायिकता होती है 1। और जो असंभव घटना हो गई, मतलब जो नहीं हो सकता, उसकी प्रायिकता होती है बेटा 0। निश्चित घटना मतलब जितने बार है उतने बार ही होंगी वो। असंभव बोले तो कितने बार में से कुछ भी बार नहीं हो सकती, 0 बार होंगी, इसलिए उसकी हो जाएंगी 0। और याद रखना, ऐसा पूछता भी, जिस घटना की प्रायिकता 1 है वो निश्चित घटना होंगी, और जिस घटना की प्रायिकता 0 है वो अनिश्चित घटना होंगी, ठीक है? अनिश्चित नहीं, असंभव घटना, ठीक है? अनिश्चित और संभव, इनकी प्रायिकता निकाली जाती है कितनी कितनी होंगी करके। अनिश्चित शब्द और संभव शब्द से कंफ्यूज नहीं होना। अगर संभव है तो कितनी बार संभव है उसकी प्रायिकता निकालेंगे। अनिश्चित है तो क्या निश्चितता है कि कितनी अनिश्चित है उसकी प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीई और पीई नॉट, पी का बार, सर मैंने आंसर हटा दिए, ये होगा बहुलक वर्ग, ये कहलाएंगे इसकी प्रायिकता 0। और यहाँ लिखा हुआ है पीई प्लस पीई नॉट या पीई नहीं का मान क्या होगा? पीई का मतलब होगा पी यानी प्रोबेबिलिटी, किसकी बेटा? एक इवेंट की, मतलब किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता को लिखते हैं पी ब्रैकेट में ई। और ऐसा लिखा है पीई बार या पीई नॉट, जो आप पढ़ो इसको बोलेंगे बेटा किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। तो कभी भी बेटा किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका योग बनता है 1, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। घटना घटित होना, किसी घटना घटित होने की प्रायिकता धन पी ई नहीं, मतलब उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग निकल के आता है 1। पिछले प्रश्न पत्रों में भी आपको मैंने समझाया है थोड़ा डिटेल में, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? आगे प्रश्न करते हैं, सत्य सत्य चलते हैं। निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखिए। x -1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 में x का मान 0 और 1 है। देख के रखते थे कि है कि नहीं है। x -1 x बराबर इसे 0। क्या क्या चेक करना है? एक बार x का मान चेक करना है कि x का मान 0 है क्या, और एक और मान बोला है और करके, और एक बोले तो ये 1। अगर ये मान रखने पर ये सच में सत्य हो जाता है तो सही बात है भाई, x का मान 0 रखते। चलो यहाँ x मान 0 रखा, x -1 इज इक्वल टू 0। तो 0 का गुना इसमें होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबरी से 0 सही हो गया। तो ये मान तो है, पर अभी पूरा उत्तर नहीं बना क्योंकि एक ही चीज़ चेक किया आपने। फिर कितना रखते हैं? सेकंड वाला क्या बोल रहा है? 1 रखना है तो 1 भी रख के देखते हैं। x जगह रखते 1, यहाँ भी x जगह पे 1 ऋण 1 0, यहाँ बच गया 1, 1 - 1 0, 0 गुना 1 0, तो 0 बराबर हो गया 0 के, तो ये भी सही हो गया। तो हाँ, यहाँ x का मान 0 भी है और 1 भी है, सत्य है ये, ठीक? आगे ऐसा बच्चों जैसा हम इसलिए करते हैं आपके लिए क्योंकि आप भी बच्चे जैसा उसको समझे और करे भी, ठीक है? समांतर श्रेणी का 10,7,4 का 10वां पद ये है -17। बताना है कि है कि नहीं है। 10वां पद, एनो पद का फार्मूला लगा दो बेटा, ए एन बराबरी से a प्लस एन -1 इंटू डी। यहाँ पे सत्य कौन सा पद बोला? 10वां पद। 10वां पद क्या होगा? 10वां पद होगा एक तो पहला पद, और 10वें पद के लिए उसमें क्या होंगे? 9 बार अंतर जुड़ेंगे मतलब 9d। 10वां पद मतलब a प्लस 9d। 25वां पद मतलब a प्लस 24d। तो जिस भी नंबर का पद बोलते हैं उससे एक कम डी लेना चाहिए, ठीक है? अगर आपको बोला 27वां पद, 87वां पद, तो क्या बोलेंगे आप? a प्लस 87 का मैंने 86d। 10वां पद यानी क्या होगा? a प्लस 9d, ठीक है? चलिए इसे मान रखते हैं। a का मान देखिए यहाँ पे क्या हुआ, a का मान पहला पद कितना बेटा? 10, 10 रख दिया, धन 9 जैसे का वैसा। d का मान सारा अंतर, कई बच्चे 10 में से 7 घटा के 3 बोल देंगे, नहीं बेटा,
हमेशा अगले पद से पिछला पद घटता है। तो 4 में से 7 गया तो बचा -3, या 7 में से 10 गया, 7 में से 10 गया तो बचा कितना बेटा -3। घटाने पे 3 आया, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा -3, तो सालांतर का मान है -3। तो 10 धन गुना ऋण, ऋण 9 तिया 27, 27 में से 10 गया माइनस का 17। हाँ, दसों पद क्या बेटा -17, सत्य है ये भी। ठीक है, अगला चलिए, कह रहा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। बताओ, आपको सोचो। नहीं बेटा, क्षेत्रफल के तो समान क्षेत्र होना चाहिए तो क्षेत्रफल बराबर होगा। अब समरूप त्रिभुज समरूपता कैसे होती है बराबर? समरूपता का मतलब होता है सिर्फ कोण बराबर होने से। छोटे बड़े आकृतियां भी आपस में समरूप हैं। समरूपता में आकार बराबर होते हैं, आमाप बराबर नहीं होते। आमाप मतलब साइज बराबर नहीं होता। मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है तो समरूप हो सकते हैं, पर सर्वांग सम नहीं हो सकते समरूपता में। और अगर आकार भी बराबर हो गया, आमाप भी बराबर हो तो सर्वांग समता हो जाएंगी, वो एक जैसी डिट्टो आकृति हो जाएंगी, कॉपी पेस्ट सेम टू सेम। ठीक है, इसलिए समरूपता में क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकते। छोटे वाला जैसे इस त्रिभुज ले, मान लो इस त्रिभुज का ये कोण है 60, इसका ये 50, इसका ये 70, तीन अलग अलग कोण है। इस त्रिभुज में भी इसका ये 50, इसका ये 70, इसका ये 60, कोण बराबर है। तो इसके संगत कोण आपस में बराबर हो गए। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो संगत कोण इसके बराबर हो गए। तो भले इनके साइज जो थे, मतलब सॉरी, इनका जो आकार था बराबर हो गया संगत कोण बराबर होने से, पर ये छोटे बड़े हैं, इस तो भी कोण भर बराबर हो जाने से ये कैसे हो जाएंगे बेटा? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, पर इसका क्षेत्रफल छोटा होगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो समरूपता से क्षेत्रफल का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अनुपात में होंगे, ठीक है, एक अनुपात होगा उनका, भुजाओं के अनुपात से वर्गा अनुपात में होंगे, परंतु क्षेत्रफल बराबर नहीं होंगे। समरूपता में क्षेत्रफल बराबर नहीं होते, अशक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शंकु का आयतन पाई स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर एच होता है? नहीं, पाई स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन बेटा। बेलन का आयतन क्या होता है? अगर बेलन ऐसा है, इसकी ऊंचाई, सॉरी अच्छा बनाना, इसकी ऊंचाई हो गई ये एच, और इसकी जो त्रिज्या, आधार की त्रिज्या हो गई आर, तो इसका क्या होता है आयतन बेटा? पाई आर स्क्वायर गुना एच। ठीक है, तो ये असत्य होगा, आपको याद होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बेलन के आयतन से, ये शंकु की ऊंचाई हो गई, ये शंकु की त्रिज्या हो गई, ये तिरक ऊंचाई हो गई तिरछी वाली, पर हमें दो की जरूरत पड़ती है आयतन में। शंकु का आयतन होता है बेटा बेलन के आयतन का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का नहीं, ये भी अशक्य हो गया बेटा, अशक्य। गोले का आयतन है, ये जो लिखा है किसका लिखा है? गोले का। गोला जो है उसका जो आयतन रहेगा बेटा, गोले का जो आयतन रहेगा वो आयतन रहेगा 4, आयतन में तो वॉल्यूम बराबरी से 4/3, आयतन लिख देते, आयतन गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, परंतु वो अर्धगोला हो जाए। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन होगा, अर्धगोला हो गया, गोले का आधा हो गया, तो जितना इसमें मात्रा समाती थी उससे आधा समाएगा इसमें आयतन। कितना जाएगा? 4 का आधा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसे होगा अर्धगोले का आयतन। तो ये भी सत्य हो गया, और ये बढ़ाई भी आ रहा। अगला जो है देखिए जरा, सत्य सत्य में कि 3 माध्यिका बराबरी से बहुलक धन 2 माध्य। अब बोलेंगे सर हमारी किताब में माध्यिका नहीं लिखा है, माध्यक लिखा है। तो हाँ, माध्यक भी लिखा होता है, कई जगह माध्यिका भी लिखा होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माध्य के माध्यिका एक ही, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन। अगर आपको कभी नामों में कन्फ्यूजन हो ना, तो इंग्लिश में लिख लिया, इसको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं मोड, इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, मीन मोड मीडियन ऐसा बोला जाता था पुराने शिक्षक। मीन मोड मीडियन पढ़ाएंगे आपको सांख्यिकी में, मतलब माध्य पढ़ाएंगे, बहुलक पढ़ाएंगे, माध्यिका पढ़ाएंगे। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है माध्यिका में, तो माध्य से कन्फ्यूजन नहीं होगा। और कई जगह माध्यिका को ऐसे लिख देते हैं माध्यक करके। तो मैंने यहाँ तक बच्चों को देखा एग्जाम में माध्यक निकालने के लिए, पर वो निकाल रहे होते माध्य, वो पीछे का कब पढ़ ही नहीं पाते। अभी हुआ था एग्जाम, प्री बोर्ड के एग्जाम में बच्चे को देखा था कि वो माध्यक लिखा था, माध्य निकालने लगी थी बच्चे उसकी कॉपी में। ठीक है, कब पढ़ ही नहीं पाई, माध्यक बोला जबकि वहाँ। ठीक है, माध्यक का मतलब ही माध्यिका होता है, मीडियन। ठीक है, तो क्या संबंध होता है?
3 माध्यिका बराबरी से 2 माध्य धन एक बहुलक, हाँ ये सत्य है, ये संबंध दिया हुआ है। ये प्रश्न पत्रों में कहीं मैंने इसको बहुत अच्छे से याद रखने का तरीका भी आपको समझाया है, तो शायद वो 2022 के सेट में या 2021 के सेट में है, ध्यान से देखिएगा, उसको बहुत अच्छे से याद कराया है। ठीक है, अगर मैं अभी दोबारा बता दूं तो फिर आप वो सेट देखोगे नहीं, तो और प्रश्न नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इतना मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर कि आप इसको उस वीडियो से देख के अच्छे से समझोगे, अवेलेबल है। और तब भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैसेज करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कितना हुआ, 20 मिनट हुआ है, ख़त्म कर दे इसको या और कुछ बता दे इसमें। देखिए किसी चीज़ से रिलेटेड और कुछ बता दूं क्या, बारंबारता वर्ग, हाँ ये जो बहुलक वर्ग है ना, वर्ग अंतराल, उसको से लिखा जाता है 30-40, इसको लिखते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 30 से लेकर 40 तक वर्ग अंतराल। खास बात है कि इसमें ऊपरी सीमा का मान 40 नहीं होता, वर्ग अंतराल के जो अंदर जो संबंधित होते 30 से लेकर ये 39.9999999 भी रहेगा आखिरी तक, तो भी सम्मिलित रहेगा, पर परफेक्ट 40 इसमें सम्मिलित नहीं रहता, क्योंकि वो अगले वर्ग में आएगा। क्यों, देखो ज़्यादा ध्यान से, ऐसे बोलते भी है कुछ जगह क्वेश्चन में बताते हैं। 30-40 एक वर्ग हो गया बेटा, दूसरा हो गया 40-50। बच्चे ने खुद ने प्रश्न पूछना चाहिए कि 30-40 में से 40 यहाँ गिनेंगे कि यहाँ गिनेंगे, कहाँ गिनेंगे आप 40 को, अगला वर्ग आएगा 50 से 60, तो सर ये 50 कहाँ गिनेंगे, इस वाले वर्ग में कि इस वाले वर्ग में। सिंपल सी बात है बेटा, हर वर्ग में उसकी ऊपरी सीमा को काउंट नहीं करते। ठीक है, ऊपरी सीमा को काउंट नहीं करते, परफेक्ट उसको, तो हो गया वर्ग अंतराल। अब इसमें जो वर्ग अंतराल लिखा है ना, ये इसमें जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, छोटे वाले को बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा या निचली सीमा, इसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा या ऊपरी वर्ग सीमा। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, इसको बोलते हैं ऊपर वर्ग सीमा। एक और बार बता देता हूँ आपको। अब इनके बीच का अगर मैं अंतर निकाल लूँ, मतलब 40 में से 30 गया, कितना बचा बेटा 10। यहाँ भी देखो 50 में से 40 गया 10, 60 में से 50 गया 10, मतलब इनके अंतर बीच में अंतर कितने कितने का है, 10-10-10 का अंतर है, 10-10-10 का इनके बीच में अंतर है। इसका मतलब हो गया 10-10 के पैकेट बने हैं, तो इसको बोलेंगे वर्ग माप। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ऐसे बना दूँ 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, तो आप बोलेंगे इनके बीच में कितने कितने का अंतर है, 25-25 का। तो इस जो अंतर रहता है ना इनके बीच में, इसको बोलते हैं वर्ग की माप, हाइट एच दर्शाते, इसको बोलते हैं बेटा 25 है, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है इनके बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग माप। ऊपरी सीमा में तो निचली सीमा घटा के निकाला जा सकता है। ठीक, एक चीज ये हो गई। एक होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है इस वर्ग के बीचों बीच का आंकड़ा, जैसे 50-60 है इसके बीचों बीच का, ये 50 और 40 है इसके बीचों बीच का आंकड़ा, बिल्कुल बीचों बीच का आंकड़ा, उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो, 40-50 और उनका आधा कर दो, 90/2, कितना निकल के आएगा 45, आ गए इसके बीचों बीच में 45 में। सूत्र ग्रुप में कैसे याद रखेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा यानी उच्च सीमा धन निम्न सीमा बट्टे 2, वर्ग चिन्ह। 3-4 चीजें आती है, निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, वर्ग की माप h बराबरी से, और वर्ग चिन्ह बराबरी से। ये भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना, सांख्यिकी से पता होना चाहिए आपको। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाया, हमारा समझाया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपकी इच्छा हो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपका अकाउंट्स बना के, अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।